रहे थे, मानसून की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था मानसून अरबी भाषा के मौसम से जुड़ा मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब मौसम होता है, ठीक है। और मानसून जो शब्द है ये मानसून, जिसमें मौसमी पवनें, मौसम के अनुसार पवनें जो है वो विस्थापित होती हैं। और कल हमने मानसून की उत्पत्ति के बारे में कल समझा था, और इसमें दो संकल्पनाएं पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से पहली जो संकल्पना है वो हम पढ़ चुके थे। और पहली संकल्पना थी तापीय संकल्पना। कौन सी थी? तापीय संकल्पना। तापीय संकल्पना को मैंने कल आपको समझाया, और इसमें तापीय संकल्पना का प्रतिपादन जो है एडमंड हेली ने किया था 1686 में। एडमंड हेली ने 1686 में तापीय संकल्पना का प्रतिपादन किया, और इस तापीय संकल्पना में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को आधार मानते हुए समझाया कि किधर से किधर की ओर, और पवनें जो होती हैं, क्योंकि मानसूनी पवनें होती हैं। भारत की जलवायु की बात करें तो मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है भारत की, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, जो कर्क रेखा है मध्य से गुजरती है, वो भारत को दो भागों में बांटती है। पहला उष्णकटिबंध, यहाँ देखिए ये वाला जो भाग है ये उष्णकटिबंध में आता है, और ये वाला भाग है ये उपोष्णकटिबंध में आता है। इसमें आता है कर्क से ऊपर का भाग जो है वो उपोष्ण में आता है, नीचे का भाग जो है वो उष्ण में आता है। इसके कारण भारत में दो जलवायु पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत की जलवायु जो है उसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। किसको? भारत की जलवायु, ठीक है। हमने तापीय संकल्पना में जो देखा तो आपने बात की कि ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में पवनों की क्या स्थिति होती है। तो ताप जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी क्षेत्र में पवनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने के लिए। तापमान जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी क्षेत्र में पवनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने के लिए। इसी संकल्पना को तापीय संकल्पना कहते हैं। इस संकल्पना में क्या समझाया कि भूमध्य क्षेत्र या मध्य एशियाई जो क्षेत्र है, यानी स्थल भाग, सीधे से शब्दों में कहें स्थल से जल और जल से स्थल की और पवनें संचलित होती हैं। लेकिन मानसून में जो ये समय होता है वो 6 माह का अंतराल देखा जाता है। कितने माह का? 6 माह का अंतराल देखा जाता है। एक विशेषता मैंने बताई कि जो जल होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। स्थल भाग जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। लेकिन बालू रेत जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और उससे भी ज़्यादा जल्दी समय में ठंडी हो जाती है। इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में डेजर्ट जो एरिया है उन एरिया में साय या रात्रि के समय आपको तापमान कम देखने को मिलता है, ठीक है। एडमंड हेली ने आपके दो ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जो भारत के नीचे यहाँ हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, ठीक है। जैसे हिंद महासागरीय क्षेत्र में यानी कि भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा के नीचे यहाँ ग्रीष्मकाल में यहाँ बन जाता है उच्च दाब। क्या बन जाता है? उच्च दाब। तो पवनें गोलार्ध में जाकर के इस तरीके से चलने लगती है भारत में। आपको पता होगा कि यहाँ 25 मई के करीब जो है भारत में तापमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार 25 मई। और 1 जून को केरल के जो भाग हैं
उसमें तापमान मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब इस प्रकार से पौधे चलते हैं तो इन्हें इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और भारत की 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म काल में होती है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल 15 सितंबर जो है, 15 सितंबर के बाद राजस्थान वाले भाग से मानसून का प्रत्यावर्तन होने लग जाता है। सितंबर और अक्टूबर का जो समय है ये मानसून प्रत्यावर्तन का काल है और लौटते समय वर्षा कराने वाला काल होता है। ठीक है, और बचे हुए शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ स्थल भाग गर्म हो जाता है, स्थल भाग ठंडा हो जाता है, उच्च दाब बन जाता है। तो स्थल भाग से जलीय भाग की ओर, यानी इधर से इधर की ओर पौधे चलने लगते हैं। तो इसे उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, जो शीतकाल में हमारे भारत में होने वाली वर्षा है। और इस वर्षा को हम ग्रामीण या सामान्य स्थानीय भाषा में मावट के नाम से भी जानते हैं, जो रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मानसून जो है ये केवल 10% वर्षा कराता है। भारत की कुल वर्षा का मात्र 10% जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से शीतकाल ऋतु में प्राप्त होता है। इसको तापीय संकल्पना के आधार पर समझाया गया है। कौन सी संकल्पना के आधार पर? तापीय संकल्पना के आधार पर। किसने दी? एडवर्ड हेरी ने दी। कब दी? 1686 में। और मैं क्या लिख दिया? 1686 में। बोला 86 होगा, 46 लिख दिया। 1686 में दी। कब दी? 1686 में। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत मैंने समझाया, दूसरा सिद्धांत था सर डायनेमिक थ्योरी। 1 मिनट हो जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए। सर जी कौन सा? मैंने आपसे कहा था कि जब तक हम ये तापीय संकल्पना कंप्लीट करें, उसके बाद गतिक सिद्धांत जो है उसको पढ़ने से पहले मैंने कल आपको वैसे बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि एक वीडियो मैंने डाली हुई है या आप कई किताबों से विश्व स्तर पर चलने वाली जो पवनें हैं, पवनों के प्रकारों को पढ़ करके आएंगे। मैंने एक वीडियो पवन में पवनों के प्रकार जो है रीड L2 लेवल की जो है उसमें टॉपिक है, उससे संबंधित जो पूरा वीडियो बना करके मैंने डाला है। मैंने कहा था आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको रीड ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ जो ये सिद्धांत है, क्योंकि ये वायुदाब पेटियों पर निर्धारित है, वायुदाब पेटियों पर निर्धारित है। ठीक है, और ये वायुदाब पेटियां हैं जो इसके बारे में समझाते हैं फ्लोन महोदय। कौन समझाते हैं? फ्लोन महोदय समझाते हैं, और समझाते हैं 1951 में। कब समझाते हैं? 1951 में। तो इन्होंने वायुदाब पेटियों के खिसकाव की बात की। अब देखो, वायुदाब पेटियां खिसकाव किसके कारण होती है? तापमान के आधार पर। लेकिन इसने कहा कि ना भी तापमान तो है, लेकिन ये वायुदाब पेटियां खिसकती हैं तब जाके होता है। भाई तुमने खीर तो बनाई है, लेकिन बढ़िया बनाई है, इसमें थोड़ा सा केसर और डाल देते तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। ये एग्जाम्पल है एक तरीके से। यहाँ जो है इसे उष्णकटिबंधीय पेटी बोलते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, बीच में आपकी भूमध्य रेखा। यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री से 65 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। जो स्थिति ऊपर की ओर चली है वही नीचे की ओर चलेगी। ये वायुदाब पेटियां 5 से 5 डिग्री उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी कहा जाता है, डोलोडर्म पेटी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपकी पछुआ पवनें, ऊपर व्यापारिक पवनें, फिर पछुआ पवनें, फिर ध्रुवीय पवनें। यहाँ पर चलती है आपकी व्यापारिक पवनें, यहाँ पर चलती है आपकी पछुआ पवनें, यहाँ पर चलती है आपकी ध्रुवीय पवनें। उष्णकटिबंधीय यानी कि यहाँ गर्म पवनें होती हैं, यानी कि तापमान अधिक होने के कारण यहाँ निम्न दाब, और इसे निम्न दाब पेटी कहा गया। क्या कहा गया? निम्न दाब पेटी। जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में तो उच्च दाब पेटी। यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी बनती है 60 से 65, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इसको और अच्छे से समझना है तो मैंने आपसे कहा रीड L2 की जो वीडियो है उनमें आपको पवनें, पवनों के प्रकार, इसमें आप स्थानीय पवनें, सामयिक पवनें और स्थायी पवनें, तीनों पवनों के प्रकार और वायुदाब पेटियों को मैंने विस्तार से समझाया। तो यहाँ उष्ण
वायुदा उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी। अब पवने हमेशा किधर से किधर की ओर चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो पवने, तो यहाँ पर उच्च दाब है तो ये पवने नीचे की ओर चलेगी, यहाँ पे उच्च दाब है तो इधर की ओर चलेगी। यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ से पवने निम्न दाब हो जाता है, यहाँ से यहाँ की ओर चलती है। तो आपको विश्व स्तर पर जो पवनों की गति है वो किधर से किधर की ओर है, बोर्ड पे दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो इसने कहा कि जो पेटियां हैं वो एक निश्चित समय अंतराल में 30 डिग्री से 35 डिग्री को 5-5 डिग्री का खिसकाव आ जाता है। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति जो है मौसमी परिवर्तन का कारण है, और इसमें जो मुख्य जो इसमें बात कही वो है वायुदाब पेटियों का खिसकाव, गति सकल वायुदाब पेटियों का खिसकाव की बात की। अभी तो इसके अलावा दो और पढ़ेंगे आप। तापीय संकल्पना में तो वो तापमान की बात करता है, भाई तापमान बदलता है तो पवनों की स्थिति बदल जाती है। वे कहता है कि वायुदाब पेटियां का खिसकाव होता है, लेकिन मुझे बताओ वायुदाब पेटियों का खिसकाव होता तो किससे है? तापमान की अवस्थाओं के परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तापमान की अवस्थाओं के परिवर्तन के कारण ही वायुदाब पेटियों का खिसकाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित वायुदाब, ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में उत्तर जो भाग है, उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें क्या हो जाता है? कर्क रेखा जो है, ध्यान देखिए इसको, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और इसके कारण यहाँ पर उच्च दाब हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है। क्या हो जाता है? निम्न दाब हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम और निम्न दाब हो जाने के कारण यहाँ निम्न दाब, क्या हो गया? तो मैं कह रहा था कि तापमान जो है कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ताप अधिक होने के कारण यहाँ या सूर्य की किरणें सीधी चमकने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? ताप हो जाता है, और जब ताप हो जाता है भारत के इस वाले हिस्से में यहाँ निम्न दाब पेटी बन जाती है। क्या बन जाती है? निम्न दाब पेटी बन जाती है। और यहाँ इस क्षेत्र में जो मध्य रेखीय क्षेत्र है, उस मध्य रेखीय क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ से फिर दक्षिण से निर्मित निम्न दाब दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों और उत्तरी उपोष्ण अभिसरण एनआईटीसी पवनें जो हैं वो निर्मित होती हैं। अब सीधे से शब्दों में के एशियाई क्षेत्र पर लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर उपमहाद्वीप का ग्रीष्मकाल में अत्यधिक ऊष्मन के कारण यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ पर डोलड्रम मिट्टी जो होती है यानी कि विषुवत रेखा, जो डोलड्रम होती है, डोलड्रम जो विषुवत रेखी जो है यहाँ से पछुआ पवनें प्रभावित होने लगती हैं। पछुआ पवनें किधर की ओर? इस निम्न दाब की ओर। कौन सी पवनें? निम्न दाब की ओर प्रभावित करने लगती हैं, और इन्हीं प्रभावित यानी कि यहाँ से पेटी इधर की ओर खिसकने लगती है, पवनें जो है इधर से इधर की ओर चलने लगती हैं। तो यहाँ पर जो निर्माण होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। पेटियों और खिसकना वही है यार, यहाँ से ये पेटी हल्की से खिसक करके ऊपर, यहाँ से ये यहाँ गर्मी हो जाती है। ठीक है, वही तापीय सिद्धांत इसने भी लेकिन गति आधार बना दिया वायुदाब पेटियों में। जब किसी भी बात को, अब तुम इसी की बात वापस ले लेते हैं, भाई फ्लोन भी ये कहता कि ताप के आधार पर होता है, एडमंड हेली ने तो कह दिया ताप के आधार पर, तो इन दोनों को अलग नहीं मानते, इसकी बात नहीं सुनते। अरे तुम तेरे से पहले तो ये बता चुका, तेरे से पहले तो एडमंड बता चुका, तू क्या नया बता रहा है? तो कुछ नया बताओ। ठीक है, तो इसने नई बात वायुदाब पेटियों को लेकर के की। ठीक है, तो एक मानसून दक्षिण पश्चिम और दूसरा मानसून कौन सा बन जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। जब यहाँ पर 21 जून और यहाँ पर 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो निम्न दाब पेटी यहाँ बन जाती है। पवनें इस वाले क्षेत्र से और उधर की ओर चलती हैं, तो इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नवीन अवधारणाएं आती हैं, उन नवीन अवधारणाओं में एक अवधारणा हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जेट। तो दो पढ़ ली हमने,
इस नवीन अवधारणा का नाम जो यहाँ दिया गया है उसे कहेंगे जेट प्रवाह, जेट वायु धाराएं। अब देखिए आपने जेट वायु या प्रवाह पढ़े होंगे, जेट जो पवनें हैं अपने पढ़ी होंगी, और इनकी ऊंचाई जो होती है वो 9 से 12 किलोमीटर होती है सौरमंडल में। क्या होती है? इनकी ऊंचाई जो होती है वो सौरमंडल पर होती है 9 से 12 किलोमीटर। और जेट प्रवाह पवनों का संचलन जो होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ के, इनकी ऊंचाई 9 से 12 किलोमीटर, चलती कितनी से है? 35 से 45 डिग्री के मध्य इनका संचलन मुख्य रूप से होता है। कौन सी पवनों की? जेट प्रवाह पवनों की। इनकी गति होती है 300 से 500 किलोमीटर, गति होती है इनकी 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति आवर। ठीक है, 300 से 500 किलोमीटर की गति से ही है। और इनकी आकृति होती है सर्पिली या विसर्प, कैसे कहेंगे? विसर्पी। सर्पनुमा आकृति में बहती हुई ये इस प्रकार से पवनें चलती है, विसर्प के रूप में मार्ग में प्रभावित होती है। ठीक है, जाड़े की ऋतु में जेट स्ट्रीम जेट प्रवाह में, जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। कल लाइव स्ट्रीम की भी जो चली नहीं आवाज कट गई। ठीक है, आज जेट स्ट्रीम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम जो है वो सौरमंडल में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। हिमालय तथा तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण इसकी 2 शाखाएं। अब देखो जेट स्ट्रीम है, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और हम 9 से 12, हमारा हिमालय पर्वत 8,848 या 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है, तो लगभग 9 किलोमीटर। तो यहाँ ये जेट प्रवाह जो पवनें होती है, जेट स्ट्रीम होती है, टकराती है। तिब्बत के पठार जो है और हिमालय जो है वो इन जेट प्रवाह पवनों को अवरोध करता है, हिमालय और तिब्बत का पठार। अब तीसरा जो ये विद्वान है साहब, इसने कह दिया कि ना, अब तो जेट प्रवाहों के आधार पर जो है मानसूनी पवनें प्रभावित होती हैं। जब ये पवनें चलती हैं तो हिमालय पर्वत और तिब्बत के पठार से टकराती हैं और तब जाकर के ये वर्षा कराती हैं। ठीक है, और इसमें उत्तरी शाखा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर वक्राकार रूप में, पश्चिम से पूर्व की ओर वक्राकार रूप में चलती है। किधर से किधर की ओर चलती हैं? जो उत्तरी शाखा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर वक्राकार रूप में हिमालय के उत्तर तथा दूसरी शाखा इन पर्वतों के दक्षिण में प्रभावित होती है। ठीक है, और पूर्वी मानसूनी हवाओं के उद्भव में पूर्वी मानसूनी हवाओं के उद्भव में ये जेट स्ट्रीम जो पवनें हैं वो अपना संयोग देती हैं, जिसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। उसके उद्भव में ये जेट स्ट्रीम जो होती है उसके विकास में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों को, अब आप जानते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून जो है भूमध्य सागर में उठने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने विश्व का फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल पढ़ा होगा, विश्व मानचित्र का अध्ययन किया होगा, तो आपने एशियाई भाग या यूरोपीय भाग के मध्य आपने भूमध्य सागर की अवस्थिति देखी होगी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकाल में विक्षोभ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिन्हें कहा जाता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश, और इनसे उत्तर पश्चिम, ये उत्तर से होती हुई पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तरी पूर्वी मानसून का आगमन भी इन्हीं पवनों के कारण होता है, ऐसा कहा जाता है, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जो भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण होती है। और भारत में मात्र 10% वर्षा भूमध्य सागरीय विक्षेपों से होती है, जिसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं।
ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो जेठ स्ट्रीम पवनों में ग्रीष्म, अभी हमने शीत ऋतु की बात की। ग्रीष्म ऋतु में जो है अब ये शीत ऋतु की बात की, हमने दोनों सिद्धांत पढ़े दोनों में ग्रीष्म और शीत बात की थी। इसमें हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। कौन सी ऋतु की बात करेंगे? ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में आप यहाँ देखें तो इस सिद्धांत में समझेंगे कि सूर्य पे जो है कर्क रेखा पर, इस ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण ध्रुवीय धरातलीय उच्च दाब कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे जेट स्ट्रीम खिसककर हिमालय के पार बहने लगती है। देखो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहाँ पर है? भारत के मध्य से। वहां जब सीधा चमकता है तो वहां क्या हो जाता है? निम्न दाब हो जाता है। क्या हो जाता है? निम्न दाब। और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या हो जाता है? उच्च दाब हो जाता है, जिससे जेट स्ट्रीम खिसककर के कहाँ बहने लगती है? हिमालय के पार बहने लगती है। ठीक है। लगभग 6 से 10 जून के मध्य जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में लुप्त हो जाती है और उत्तरी शाखा से मिल जाती है। इसमें भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों को दक्षिणी एशिया में प्रशस्त होने का अवसर मिलता है और जेट स्ट्रीम के बनने वाले लूप के कारण इन दिनों में उत्तर पश्चिम भारत भाग में निम्न दाब, यानी कि उत्तर से जो पवनें आई जेट स्ट्रीम लुप्त हो गई और तापमान कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। जेट स्ट्रीम खत्म हो गई, दक्षिण भाग में अभी पड़ा लुप्त हो जाती है, उत्तरी भाग में जब लुप्त हो गई तो यहाँ क्या बन गया? उच्च दाब बन गया। और गर्मी वैसे पड़ रही है, सूरज वैसे चमक रहा है, तो यहाँ जब निम्न दाब बन गया। क्या बन गया? निम्न दाब। और जब यहाँ निम्न दाब बन गया है तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां से जो है उच्च दाब जब बन जाता है, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तो भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें तो क्या करती हैं? यहाँ से भी कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, हिमालय पर्वत हो गया, तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम लुप्त हो गई, तो यहाँ बन गया आपके निम्न दाब। अब यहाँ की ये कौन सी? पछुआ पवनें। स्थायी पवनों में स्थायी पवनों में हम पढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा के पास रहती है पछुआ पवनें, ठीक है, पश्चिम की ओर से चलती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें होती हैं और फिर यहाँ होती हैं पछुआ पवनें, यहाँ व्यापारिक पवनें। तो ये पछुआ पवनें क्या करती हैं? प्रवेश करने लगती हैं इधर की ओर। जेट स्ट्रीम बनने के कारण आगे उत्तर पश्चिम भारत में एक निम्न दाब केंद्र बन जाता है और जो मानसून के विस्फोट में मददगार होता है। इन दिनों दक्षिणी गोलार्ध की जेट स्ट्रीम अधिक प्रबल हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी, तो उस समय ये तो लुप्त हो गई, उत्तरी गोलार्ध की कम हो गई, तो दक्षिणी गोलार्ध की जेट स्ट्रीम को दक्षिण से पश्चिम की ओर क्या करने लगती हैं? बहने लगती हैं, जिससे क्या आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। क्योंकि यहाँ बन गया निम्न दाब, यहाँ से जो जेट स्ट्रीम की ओर बहकर के इधर की ओर आने लगी और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है। और ये था आपका जेट स्ट्रीम या जेट वायु प्रवाह। इसके बाद जो आता है वो आता है तिब्बत का पठार। अगला जो कारण माना गया वो माना गया तिब्बत का पठार भी भारत में मानसून की उत्पत्ति का कारण होता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक है या सिद्धांत है वो तापीय सिद्धांत है। ठीक है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके क्योंकि एक बड़े लेवल पर है, लेकिन जो कंपटीशन बेस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा उस बेस को आधार मान करके तापीय सिद्धांत को ही रखा जाता है। ठीक है। तिब्बत का पठार आप सभी जानते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में। फिर